तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं हिंदी इलेक्टिव का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोगों ने काफी ज्यादा डिमांड किए कि सर सब्जेक्टिव का क्लासेस होनी चाहिए हमारे हिंदी इलेक्टिव में, तो फाइनली मैं लेकर आया हूं आप लोगों का सब्जेक्टिव का क्लासेस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। लेकिन हाँ, उससे पहले एक बात और जान लीजिए मेरे भाई, जो आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना वो बहुत ही आसान होती है। बस आपको फॉर्मेट देखना है कि आखिर हमारा जो क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा कहां से पूछे जा रहे हैं, कौन से चैप्टर से सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, साथ ही साथ इसका लिखने का बेसिक यूनिट क्या है। अगर इस सारी चीजों का अगर आप जानकारी प्राप्त कर लेंगे ना मेरे दोस्तों, याद रखना है सबसे आसान लगने लगेगी आपको हिंदी इलेक्टिव। तो आइए मेरे शेरों शेरनियों, हम लोग बात करने वाले सब्जेक्टिव, ये आपका सेट नंबर 1 है। ये मैं दोस्तों मैं आप लोगों को जो बता रहा हूं ना, ये पूरी तरह से हमारा क्या है, सेट नंबर 1 है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो बताइएगा कि सर हाँ सेट 1 देखने के बाद हमें सारा चीज को समझ में आ गई है, अब आप सेट 2 लेकर आइए, तो मैं सेट 2 भी आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। बस मैं जितना बता रहा हूं ईमानदारी पूर्वक पढ़ लेना है। यकीन मानिए मेरे शेरों शेरनियों, 15 फरवरी के क्वेश्चन जो आप लोगों को पूछे जाने वाले यहीं से टपकेगी, सब्जेक्टिव की मैं बातें कर रहा हूं। तो याद रखना मेरे दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान से देखना है। पहला क्वेश्चन है प्यारे कि हमारे आधे आधे गाने के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। याद रखना है, आपसे पूछा गया कि आधे आधे जो हमारा गाना है इससे कवि क्या कहना चाहता है, ठीक है ना, कवि क्या कहना चाहता है। तो बताएंगे सर एकदम शानदार तरीके से कि आधे आधे गाने के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जब तक मानव में ऊब और खींच व्याप्त होगी तब तक हमारा मन आधे अधूरे गाने में ही अटका रहता है। कोई मनुष्य को देखते हैं ना भाई, खींच होती है, चिड़चिड़ापन होती है, ऊब होती है, एकदम देखते हैं ना बेचैनी सा लगता है, एकदम कोई कुछ बोल देते तो चिड़चिड़ा पूरा चिड़चिड़ाने लगते हैं भाई, देखिए या नहीं, कोई कोई ऐसे इंसान होते हैं अब कुछ भी बोलेंगे ना अच्छा बातें भी, वो भी चिड़चिड़ाने लगेंगे। वही हमारा कवि कहते हैं कि अगर मन में अगर आपका खींच हो, मन में अगर आपका ऊब हो, तो हम कैसे पूरा गाने को सुना सके। तो इसके मतलब हमें क्या होगा, अगर आपके मन में खूब है ऊब है, आपके मन में अगर मान के चलिए मेरे दोस्तों क्या है, खींच है, तो मैं आधे आधे गानों को ही मेरे दोस्तों में अटका रहूंगा, मैं पूरा गाना सही तरीके से मैं नहीं सुना पाऊंगा। तात्पर्य यह है कि खींच और ऊब की वजह से हमारा मन किसी भी कार्य में पूरी तरह से रम नहीं पाती है, रम का मतलब लग नहीं पाती है। और अगर हमारे मन में अगर मान के चलिए खींच है, अगर हमारे मन में मान के चलिए मेरे दोस्तों ऊब है, तो हम किसी भी काम पे ना सही तरीके से हम अपना लगन के साथ वो काम को नहीं कर पाएंगे। अगर हम लगन के साथ अगर काम को नहीं कर पाएंगे तो मेरे दोस्तों वो काम हमारा क्या होगा, आधा अधूरा ही रह जाएंगे। यही हमारा कवि कहना चाहते हैं कि आधे आधे गाना का मतलब होता है सिर्फ गाना से नहीं, ये हमारा आधा आधा काम का भी तात्पर्य यहाँ पे होती है। इस बात को ध्यान से सुनना है। अब आते हैं सर, उल्लासित मन से ही, उल्लासित मतलब होता है ना बेचैनी, उल्लास एकदम पड़ा हुआ है इस तरह से, है ना, तो उल्लासित मन से ही हम पूरा गाना गा पाते हैं। और मेरे दोस्तों अगर हमारे मन अगर पूरा उल्लास है, पूरा खुशहाल है, अगर पूरा एक्साइटमेंट के साथ अगर हम पूरे जी रहे हैं, पूरा खुशियां है, अगर कोई मुझे गम भी कोई हमें दुख की बात भी सुना रहे हैं ना, फिर भी मेरे दोस्तों मेरे अंदर में कोई दुख नहीं है और मैं हमेशा मुस्कुराते रहता हूं, तो इस स्थिति में मुझे गाने में कुछ मजा और ही आएगी। इस स्थिति में मैं कोई भी गाना अगर गाऊंगा तो इसमें मजा मुझे कुछ और ही आएगा और इसमें हमें गाने का भी इच्छा होगी। अतः मन का साफ अर्थात प्रफुल्लित होना आवश्यक है। और कहता है कि मन का साफ होना अति आवश्यक है। अगर मन का साफ नहीं होगी तो फिर आप अपने आधे आधे गाना में ही अटके रहेंगे, साथ ही साथ आप खुलकर कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। आप कोई भी काम करने के लिए आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि आधे आधे काम को ही मैं छोड़कर चला जाऊंगा, क्योंकि आपके अंदर में खींच है और ऊब है। मैं उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों कि अगर अपने सही तरीके से समझ गए होंगे तो आपको यहां से 3 मार्क्स गारंटी आपको दिलाएगी ये क्वेश्चन, ठीक ना। चलिए सर, ये आपके पेपर में कितना 3 मार्क्स का भी 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी मैं दिखाना चाहूंगा। कभी मौन होकर प्रेमिका के कौन से पालना को देखना चाहता है, पालन को देखना चाहता है। तो बताएंगे सर, कभी मन होकर अपनी प्रेमिका सुजान के इस प्रण पालन को देखना चाहता है कि वह कब तक उसकी पुकार सुनकर अनसुनी करती है। कहता है कि मैं हमेशा प्यार करता रहूंगा, वो मुझे कोई रिस्पांस दे या ना दे, मुझे उम्मीद है कि अगर मेरा प्यार सच्चा है तो वो मुझे जरूर आवाज देंगे, और अगर मेरा प्यार सच्चा नहीं है तो मुझे आवाज नहीं देंगे। कवि कहते हैं कि मेरे दोस्तों मैं हमेशा उनको पुकारते रहूंगा, मैं हमेशा उनको आवाज देता रहूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि आखिर कब तक वो चुप रहते हैं, कब तक वो आखिर चुप रहते हैं, मैं आवाज हमेशा देता रहूं। वही कह रहा है कि कवि
वह कब तक उसकी पुकार सुनकर अनसुना करते हैं। कोई कोई व्यक्ति होते हैं ना भाई, उसको कितना भी आप चिल्लाकर बोलिए उनको सुनाई पड़ता है, लेकिन वो ठाठ की तरह इस तरह से खड़ा है, उनको सुनाई पड़ रहा है लेकिन उस तरह से क्या है भाई, वो ठाठ की तरह एकदम क्या है, खड़ा है। ठीक है, कोई कोई व्यक्ति होता है इस तरह से, ठीक है ना। इसे व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं अहंकार। क्या बोलते हैं मेरे भाई, इसी को हम लोग बोलते हैं अहंकार। और अहंकार भगवान को पसंद नहीं है, इसलिए आप लोग भी कभी अहंकार ना करें। कभी को लगता है कि सुजान ने चुप्पी साध लेने का प्रण किया है हुआ है, और हमारा सुजान ने चुप्पी, कभी कहते हैं कि मुझे लगता है जो हमारा सुजान ने पूरी तरह से ठान लिया है कि मैं चुप ही प्रण करूंगा, मैं हमेशा चुप ही रहूंगा, ये हमारा कहना था कवि का। इसलिए वह उसकी ओर तकती तक नहीं है, और कहता है मेरे दोस्त इसलिए मैं उनकी ओर तकता नहीं हूं। मतलब होता है ना भाई, जैसे मैं आवाज दे रहा हूं तो मेरे तरफ वो घूम कर देखें, वो घूमती तक नहीं है। ठीक है, कवि को विश्वास है कि उसका मौन ही उसकी प्रेमिका की चुप्पी का जवाब है, और कवि को विश्वास है, कवि को पूरी तरह से विश्वास है कि उसका मौन ही उसकी प्रेमिका की चुप्पी का जवाब है। कहता है कि अगर मैं चुपचाप रहूं तो प्रेमिका को मेरे समझ में आ जाएगी, मेरे गर्लफ्रेंड को समझ में आ जाएगी कि आखिर मेरे चुपकी का ही क्या है, मेरा प्यार भरा हुआ ये चुपकी है। समझ में आए मेरे शेर सरनियों। ये सर हमारा दूसरा क्वेश्चन था जो आपके पेपर में 3 मार्क्स का आएगा। पैसेंस बना कर रखिए, 5 मार्क्स वाला भी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा। घड़ी साज का इम्तिहान पास करने से लेखक का क्या तात्पर्य है। घड़ी पास लेखन का इम्तिहान पास करने का तात्पर्य ये है, याद रखना ये जो हमारा टॉपिक है ये घड़ी के पुर्जे से लिए गए हैं। ठीक है, घड़ी साजी का इम्तिहान पास करने से लेखक का तात्पर्य उन लोगों से है, ठीक है, उन लोगों से है जो बुद्धिजीवी है। कोई कोई व्यक्ति होते हैं जो बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, जैसे आप बहुत बुद्धिमान हैं, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, जिन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े शास्त्रों का अध्ययन किया है, जो धर्म के संस्कारों को उनकी उपयोगिता और अनुपयोगिता के संबंध में विचार विमर्श करने के युग है। और मेरे दोस्तों, जो धर्म के संस्कार को उनकी उपयोगिता या अनुपयोगिता के बारे में विचार विमर्श करने का पूरा उसके पास क्या होती है, ज्ञान होता है। उनको पता चलता है कि हमारे धर्म में ये कहा गया है कि किसी भी सामान को देखकर लालची ना करो। याद रखना है मेरे भाई, ये हमें सिखाती है कौन, ये हमारा सिखाता है हमारा धर्म, याद रखना है, ठीक ना। वही कह रहा है कि उपयोगिता और अनुपयोगिता के संबंध में विचार विमर्श करने का युग है, जो मनुष्य के लिए उनकी आवश्यकता और अनावश्यकता का विश्लेषण करने में सक्षम है। और इससे हमें पता चलता है कि कौन सी चीजें हमारे धर्म के बड़े बड़े, अगर मैं ग्रंथ को स्टडी करूं, हमारे धर्म के जो बड़े बड़े शास्त्र हैं, अगर इस सब के बारे में अगर मैं स्टडी करूं तो इससे हमें यह पता चलता है कि मनुष्य के लिए क्या आवश्यक है और कौन अनावश्यक है, कौन जरूरत है और कौन गैर जरूरत है। ये हमारे सिखाता है कौन, हमारा शास्त्र सिखाते हैं, धर्मशास्त्र सिखाते हैं। ठीक है, आगे कहता है कि कम से कम ऐसे व्यक्तियों को धर्म के रहस्य को जानने का अधिकार दिया जाना चाहिए, इसे केवल धर्मचार्य तक ही सीमित नहीं रह समझना चाहिए। और कहता है हमारा कवि कहते हैं कि जो धर्म के बारे में जो ज्ञान प्राप्त किए हो तो ठीक है, कभी कभी ऐसे व्यक्ति को भी धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त कर देना चाहिए जो मेरे दोस्तों याद रखना, जो कोई दूसरे काम में क्या है, शामिल हुआ है। याद रखना है, वो कहता है कि सिर्फ जो धर्मशास्त्र है, अगर मैं बात करूं मुस्लिम कंट्री का, मुस्लिम सारे लोगों का, तो मुस्लिम लोगों में होती है हमारे क्या, मौलवी। अगर हिंदुओं में चले जाएंगे तो पंडित। इसी तरह से कहते हैं मेरे शेर सुनियो कि ये जो हमारा धर्मशास्त्र जो होती है ये सिर्फ पंडित तक ही सीमित ना रखे, ये सिर्फ मौलवी तक ही सीमित ना रखे, इसको आम लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि आम लोगों को भी जानकारी प्राप्त हो सके कि आखिर हमारे धर्म में कैसे कहा गया है, हमारा रहन सहन कैसे होगी, हमारा खान पान कैसे होगा, हमारे वेशभूषा कैसे होगी, ये सारी चीजों को हम जैसे जान पाए। समझ में आई? यह था सर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है प्यारे, अगर समझ में आ रही तो बताइएगा। ये तो मैं आप लोगों को सेट 1 बता रहा हूं, सेट 2 भी देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं भाई, सारा क्वेश्चन एक एक करके मैं बताऊंगा। लेखक बुढ़िया से बौद्धित्व की 8 फुट लंबी सुंदर मूर्ति प्राप्त करने में कैसे सफल हुआ। लेखक जो है वो बुढ़िया से कैसे 8 फुट मूर्तियों को तुरंत अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, यानी अपनी ओर खींच लेती है, इसके बारे में आपको चर्चा करना है। आइए बात करते हैं। लेखक ने बोधिसत्व की 8 फुट लंबी सुंदर मूर्ति खेत की मेड़ पर पड़ी देखी। जो ये मूर्ति थी ना, ये मूर्ति पूरी तरह से खेत में क्या था भाई, याद रखना है, पड़ी हुई थी। ये लेखक देखते हैं
और देखने के बाद कहते ये मूर्ति को उठा करके मैं क्या करूंगा, ले जाऊंगा। ठीक है ना। वह मथुरा के लाल पत्थर की थी और यह मूर्ति पूरी तरह से मथुरा के लाल पत्थर से बनाया गया था। जैसे ही लेखक उठाने लगा, अब जैसे ही लेखक उनको उठाने लगा, जैसे मूर्तियों को लेखक उठाने लगे तो एक बुढ़िया तमक कर बोली, बड़े चले हैं मूर्ति उठावे। कहता है एक बड़ी, जैसे मूर्ति को हाथ लगाए हमारे लेखक, जैसे उठाने लगे तो एक बुढ़िया आवाज देती है और कहती है, बड़े चले हो मूर्ति उठाने। इस तरह से बुढ़िया बोलती है और हमारे लेखक क्या हो जाते हैं, चौंक जाते हैं, डर जाते हैं। ये हमार है। और हमारे बुढ़िया कहती है, दादी माँ ये हमार ला गई। कहा है हमारी दादी माँ कि कहा ये मूर्तियां हमार ला गई, तू कहां से चला ही रे, उठाल। ठीक ना। आगे कहता है कि इससे हम ना देवो, और कहता है ये बुढ़िया हमारी दादी माँ, इससे हम ना देवो दादा, इसे हमर लागो, ये मूर्तियां तोरा हम ना देवो। ये कौन कह रहा है, हमारी बुढ़िया। ठीक है। लेखक समझ गया कि रुपए की झंझनाहट गरीब आदमी के हृदय में उत्तेजना पैदा करती है। यह बात बिल्कुल सच है। अगर कोई भी व्यक्ति बहुत गरीब अवस्था से जूझ रही है और अगर उनके पास कोई सामान है, आप उनको पैसा दे देंगे ना, वो सामान वो तुरंत दे देंगे। दो चीज, या तो उनकी मजबूरी है या तो मेरे दोस्तों उनकी पैसा की लालची है। ठीक है ना। तो अधिकतर इंसान को क्या होता है, पैसा की लालची होती है, जिसके कारण से वो दे देते हैं। यहां तक कि गर्ल्स को भी सौदा किया जाता है भाई। हाँ, गर्ल्स को भी सौदा किए जाते हैं, जो बिल्कुल गलत है भाई। भगवान के पास जाकर जवाब देना होगा ऐसे इंसानों को भाई। तो कहता है अब लेखक को समझ में आ गया कि आखिर हम इस मूर्ति को लेने का तरीका मुझे पता है। कैसे, मैं सबसे पहले बुढ़िया के पास जाऊंगा और अपने पॉकेट में इस तरह से झंझनाहट मारूंगा। बुढ़िया देखकर पैसा, उसका दिमाग पिघल जाएगी और मैं कहूंगा कि कुछ पैसा ले लीजिए, कुछ रुपया ले लीजिए और मुझे मूर्ति दे दीजिए। वही कह रहा है कि मेरे दोस्तों कि हृदय में उत्तेजना पैदा करती है। लेखक ने बुढ़िया को 2 रुपए दिए। यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि आखिर लेखक ने बुढ़िया को कितना रुपए दिए थे, तो बताएंगे सर 2 रुपये दिए और बुढ़िया ने लेखक को खुशी से मूर्ति दे दी। जाओ बेटा ले जाओ, जाओ, मूर्ति मेरा कोई काम का नहीं था। जब झंझनाहट बजने लगी ना मेरे भाई, इसलिए मेरे दोस्तों कहता हूं, लड़का की कमाई और लड़की की खूबसूरती अगर समाज में ना हो तो उसकी कोई इज्जत नहीं है। अगर आप लड़का है तो कमाना सीखिए। और मेरे दोस्तों याद रखना, मतलब पैसा के पीछे भागना मतलब ऐसा नहीं कि क्लास 12 के बाद ही हमें काम पर लग जाना, नहीं, ये आपको गलत फहमी है भाई। पैसा कमाने का तरीका याद रखना, अगर आप अभी से काम करेंगे तो 300 रुपया मिलेगी, और अगर आप अपना भविष्य को सुधार कर काम करेंगे ना मेरे दोस्तों, तो आपको हर दिन 1000 रुपया मिलेगी। तो आपको तय करना है आपको 300 रुपया कमाना है या 1000 रुपया कमाना है। इसलिए पढ़े। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जिसने पिया है, जिसने ज्यादा पिया है उसने कभी, याद रखना मेरे दोस्तों, सर उनका सर झुका नहीं है। यही कहता है मेरे भाई कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने जितना पिया उसने उतना जोर से दहाड़ा है। इसलिए शिक्षा को ग्रहण करने की कोशिश करें। ठीक है ना भाई। चलिए सर, अब आप बात करते हैं सर, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पे मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अब आते हैं सर अगला कि संदेश भेजने के बाद बड़ी बहुरिया की मन स्थिति कैसी हो गई। संदेश भेजे जाने के बाद बड़ी बहुरिया की जो मन है, आखिर उनका मन उब जाती है भाई, कैसे, है ना भाई। संदेश भेजे जाने के बाद बड़ी बहुरिया संताप्त हृदय से अपनी मां के पास संदेश भेजती है और बड़ी हृदय के साथ, बहुत ही मेरे दोस्तों इमोशनल के साथ वो अपनी मम्मी के पास ये चिट्ठी पहुंचाने की कोशिश करती हैं। ठीक है, कि वे आकर उसे मायके से ले जाएं, और कहता है कि मुझे मेरे माँ आए और मुझे यहाँ से लेकर चले जाएं। लेकिन संदेश भेजने के बाद वह पछता रही थी, और संदेश जैसे भेजा, हरगोविंद को जैसे संदेश देकर भेजा, वो पछता रही है। याद रखना है, हमारा जो बड़ी बहुरिया है वो संदेश भेजने के बाद पूरा पछता रही है। याद रखना है, उसे संदेश नहीं भेजना चाहिए था। वो कहती है कि उसे यह संदेश नहीं भेजना चाहिए था, क्योंकि संदेश सुनकर परिवार वालों का दुख पहुंचेगी। और कहता है बड़ी बहुरिया संदेश देने के बाद हरगोविंद को जैसे दिया, हरगोविंद जैसे निकल गए, तो उसके मन में ख्याल आया, अगर मेरे चिट्ठी अगर पढ़ लेंगे मेरे मम्मी, मेरे भाई, मेरे पापा, कितना दुख होगा। इस तरह से वो पछता रही है कि मैं आखिर चिट्ठी को क्यों दिया हूं। ठीक है, आगे कहती है कि अब उसका असली घर तो ससुराल ही है, और कहता है अब तो मेरा असली घर ससुराल ही है, ससुराल में ही हमें जीना है और ससुराल में ही हमें मरना है। सारे दुख हो या सुख हो, हमारी जिंदगी यहीं से स्टार्ट है और यहीं पे हमारे अंत होगी। वो इस तरह से सोच रही थी हमारी बड़ी बहुरिया। वही उसे रहना होगा,
क्योंकि एक बार शादी हो जाने के बाद वो मायके में उसे अधिकार के साथ नहीं रह सकती है। और कहता है मेरे भाई कि अगर कोई भी लड़की का अगर एक बार शादी हो जाए, शादी हो जाने के बाद, शादी होने से पहले जो दबदबा थे अपने मायके में, जो दबदबा थे अपने बाप के घरों में, शादी हो जाने के बाद वो दबदबा उनके पास से हट जाती है। इसलिए मेरे शेर और शेरनियों, मैं खास करके शेरनियों से कहना चाहूंगा कि अपने मर्यादा को ना भूले, अपने संस्कार को ना भूले, ना भूलते हुए आप इस कदर अपने स्टेज को बनाएं, आप अपने स्टेटस को ऐसे बनाएं मेरे दोस्तों, लोग देखने के बाद कहे कि अगर मुझे बनाना है अपने बेटी को तो इसकी तरह, अगर मुझे बनाना है इस बेटी को, अपनी बेटी को अगर बनाना है तो फलना की बेटी की तरह बनाना है। इस तरह से एग्जाम्पल बनने की कोशिश कीजिए, ना कि सिर्फ ये सोचते रहे दिन भर कि मैं तो लड़की हूं, मैं तो लड़की हूं, मैं क्या कर सकती हूं। नहीं भाई, आप जो कर सकते हैं एक मर्द नहीं कर सकता है, हकीकत बात यह है। आप जो कर सकते हैं ना, जो लड़कियां कर सकती है, एक लड़का नहीं कर सकता है। इसलिए मेरे शेर शेरनियों, आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि अगर कोई लड़का के घर में अगर कोई भाई बहन है या बड़ी दीदी है, उनको पढ़ाइए भाई, पढ़ाने की कोशिश करें, ठीक है ना। ये 200-300 रुपया के चक्कर में अपने जीवन को ना बर्बाद करें, ठीक है ना। चलिए सर, अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न को उत्तर दीजिए। देखिए मेरे भाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी की 2 रचना कर। हाँ बाबू, ये क्वेश्चन आपके पेपर में 2 मार्क्स का हर साल पूछा जाता है, हर साल पूछे जाने वाला प्रश्न है ये, किसी भी राइटर का पूछा जाएगा, बताए सूरदास, कालिदास, कुछ भी पूछा जाएगा मेरे दोस्तों, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई भी राइटर का। तो मैं चाह रहा हूं ना कि एक दिन सेपरेट से मैं सिर्फ राइटर और उनके द्वारा रचिता गया कि 3-3 2, एक्चुअली एग्जाम में 2 पूछा जाता है, मैं 3-3 आप लोगों को बता दूंगा। तो आप लोग क्या तैयार हैं कि सर हाँ, हमारा लेखक और उनके द्वारा रचना किए गए जो कविता है, कहानी है, जो हमारा उपन्यास है, वो हमें बता दीजिए। तो मेरे दोस्तों आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं बताने के लिए तैयार हूं, ठीक है ना प्यारे। अब आते हैं सर, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 2 रचना किए थे, हमारा अशोक के फूल और आलोक पर्व। 3 याद रखना है, एग्जाम में 2 ही आएगी, अगर एक भूल भी गए तो आपको एक याद होगी। सचिनंद हीरानंद वत्स्यायन, यानी जिसे हम लोग आज्ञा कहते हैं प्यार से, किन्हीं 2 रचना बताएं, भर्गदूत और हरी घास पर क्षण भर। याद रखना है, 2 चीज आपको यहां पे याद रखना है। मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि आप लोग सारा चीज समझ में आ रही होगी। और जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किए, जल्दी से प्ले स्टोर से आप लोग एक बार फटाफट आप लोग मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लीजिए। जल्दी से सारा स्टूडेंट्स मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके ये क्रैश कोर्स को जल्दी से ज्वाइन कर ले। ये क्रैश कोर्स में हमारे यहाँ पे सुबह शाम दोनों टाइम पे आप लोग को ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर कोई शेर और शेरनियों, अगर इस क्लास के माध्यम से जितना भी मैंने नोट्स बताया, यह मैं जो अभी बता रहा हूं, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, जो संभावित प्रश्न मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर ये सारी चीजों का अगर आप लोग अच्छी तरह से कर लेते हैं, या तो मैं जो नोट्स दे रहा हूं, PYQ 3 साल का PYQ 22, 23, 24 3 साल का मॉडल पेपर याद रखना है, साथ ही साथ आप लोगों का सिलेक्टेड क्वेश्चन जो हमारे यूनिवर्सिटी के माध्यम से आई है, सारी चीजों का अगर आप सही तरीके से अगर देख लेते हैं तो अभी भी आपके पास बहुत समय है मेरे दोस्तों की। याद रखना है, इस कोर्स के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और जिन्होंने ये कोर्स को ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, जो चाहते हैं सर मुझे 30 में 30 लाना ऑब्जेक्टिव में, तो मेरे शेर सुनिए, ये झारखंड का नंबर 1 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का प्लेटफॉर्म है, जहां पे मेरे प्यारे हजारों बच्चे हर दिन टेस्ट दे रहे हैं। और मैं चाह रहा हूं कि जो टेस्ट यहां पे बच्चे दे रहे हैं, आप भी यहां पर आकर टेस्ट लगाइए। यहां पे एक सब्जेक्ट में 10 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया गया है, और एक टेस्ट सीरीज में 30 क्वेश्चन है, यानी बिल्कुल आप लोगों का फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग यहां पे आप लोगों का टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया गया है। तो मैं चाह रहा हूं मेरे शेर सुनिए कि आप भी जल्दी से इस कोर्स को ज्वाइन करके टेस्ट लगाइए और अपनी तैयारी को जांचें। साथ ही साथ ऑल ओवर झारखंड में आपका रैंक कितना आ रहा है, वो सारी चीजों को आप यहां पे देख सकते हैं। आपका ग्रेडिंग कितना बन रहा है, आप 30 में से कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं, कितना क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, सारे वो चीज यहां पे आप लोगों को दिखेगी। मात्र 99 रुपए में एक टेस्ट सीरीज का मात्र 2 रुपया प्राइसेस है। इतना कम पैसा मेरे दोस्तों आज एक दिन में हम लोग खाकर थूक देते हैं, लेकिन 2 रुपया अपने पढ़ाई के लिए खर्च नहीं कर सकते हैं। ये हमारे दुर्भाग्य है भाई, हमारी किस्मत के लिए। याद रखना, हमारे लिए क्या है, ये दुर्भाग्य है। इसलिए मेरे दोस्तों 99 रुपए कहीं से जुटाइए और यहां पे टेस्ट लगाइए। समझ पा रहे ना? अगर किसी को भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, तो अगर प्रॉब्लम हो रही है तो ये नंबर जो स्क्रॉल हो रही है, इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपका एडमिशन
कर देगी। चलिए सर क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। अब आते हैं सर अगला क्वेश्चन, जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। प्यारे एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को 5 मार्क्स का बताने वाला हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर किसी को सुनना चाहिए, हर किसी, कोई भी हो मेरे भाई। याद रखना एक क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को लेटर सेक्शन बताया था, लेटर सेक्शन से भी खतरनाक क्वेश्चन होते हैं मेरे दोस्तों। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन जो होती है ना मेरे प्यारे, ये जो क्वेश्चन होती है इससे भी खतरनाक क्वेश्चन जो होते हैं हमारा, ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा देखेंगे। क्वेश्चन मैं सिर्फ बता दे रहा हूं, इसका आंसर आप लोग सही तरीके से देखना भाई। कहां गया क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन कहां गया, एक सेकंड में बताता हूं भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के एग्जाम के अकॉर्डिंग। शहर में बढ़ती अपराधी घटनाओं पर एक रिपोर्ट लेखक नहीं, पत्र नहीं। अब बंदा सोचेंगे सर पत्र लेखन, नहीं भाई, निबंध नहीं है, निबंध नहीं है भाई, ना पत्र है ना निबंध है। आपसे रिपोर्ट लिखने के लिए पूछा गया है कि आपके शहर में दिन प्रतिदिन अपराधियों की संख्या बढ़ रही है, एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। अब मेरे दोस्तों अगर आपने मेरे रिपोर्ट वाली क्लास देखे हैं तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि रिपोर्ट आखिर किस बेस पे लिखे जाते हैं, रिपोर्ट आखिर किस बेस पे लिखे जाते हैं, समझ में आ रहे ना। रिपोर्ट कैसे लिखे जाते हैं आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। इसलिए मेरे शेर सुनियो, ये रिपोर्ट जो होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं देख रहा हूं 2 साल से आपके पत्र की जगह में ना ये रिपोर्ट पूछ लिया जा रहा है। तो रिपोर्ट को ना ध्यान से देखना है। जो आप लोगों का फीचर लेखन है, संपादक लेखन है, इसके बाद आपका जो आलेख लेखन है, ये सब को छोड़ करके अब क्वेश्चन ऐसा आ रहा है। क्यों पता है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो घटना घटती है ना, सरकार चाहती है कि मैं वही घटना स्टूडेंट्स के बारे में अवगत कराना चाहता हूं, ताकि मैं देखना चाहता हूं कि स्टूडेंट्स अपडेट होते हैं या नहीं। तो मेरे दोस्तों मैं जो आप लोगों को बताया हूं इंग्लिश में कि हमारा रिपोर्ट कैसे लिखा जाता है, तो अगर आपने देखा तो बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हैं। अगर कोई नहीं देखे हैं डोंट वरी, मैं आप लोगों को अगला वीडियो बताने वाला हूं सेट 2 में, याद रखना यहीं से बताऊंगा आपका रिपोर्ट राइटिंग के बारे में। तो क्या आप लोग तैयार है कि सर हाँ हम लोग रिपोर्ट राइटिंग के बारे में आप लोग जल्दी से बताइए, खास करके हिंदी में आखिर रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखा जाएगा। तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर बताएं। फिलहाल हम लोग बात करते हैं सेट 2 के लिए, वेट करते हैं हम लोग कमेंट सेक्शन का।